बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब लोगों को आपको जुमा मुबारक। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप लोगों के दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। दिन का आगाज़ तो अच्छा हो गया, लेकिन आज जिस तरह से हमारे शहर में कुछ हैपनिंग्स प्लान की गई हैं उसके मुताबिक मुझे लगता है कि जी जो लोग घरों से बाहर निकलेंगे उन्हें थोड़ी सी तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब है जी आज क्या कुछ एज सच तो मैं इसको स्पेशल नहीं कहती, क्योंकि इससे लोगों की जो रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब होकर रह जाती है। पीडीएम की जानिब से आज जो है वो जैन मंदिर चौक में एहतजाज का प्लान किया गया है, यानी लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ आज बनने वाला है, बन चुका भी है। प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा लाहौर भी आज मुतवक्को है। इसके साथ साथ नाबीना अफराद जो कि गुज़श्ता मेरे ख्याल से तकरीबन 11 रोज़ से एहतजाज पे थे, कल उनका एहतजाज एक दिन के लिए मुलतवी हुआ है। सेक्रेटेरिएट के बाहर वो एहतजाज कर रहे थे और अब नासिर बाग उनको मुंतकिल किया गया है, लेकिन उनका एहतजाज अभी उसी तरह से जारी है। एज सच एक दिन का उन्होंने गैप लिया है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें, मुल्तान रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है क्योंकि एक जमात की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। तो जी हमने देखा कि मोबाइल फ़ोन सर्विस भी उन इलाकों में बंद थी और रोड भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। यानी शहर में कुछ ट्रैफिक मसाइल हैं, कुछ सिक्योरिटी के हवाले से भी हम बात करेंगे कि एक्स्ट्रा क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, और कुछ सियासी दर्जा हरारत जो कि अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पीडीएम ने तो आगाज़ कर दिया है, अवाम साथ देने वाली है या नहीं। डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, पेट्रोल महंगा है, फिर अशिया खुरनोश महंगी है, तो अवाम किस कदर पीडीएम का साथ देगी। आज के शो में ये भी बात होगी, खबरें भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ अपने मेहमानों से भी मिलवाएंगे। डेंगू की तबाहकारियों का भी जिक्र हमने करना है। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। नॉन स्टॉप महंगाई के खिलाफ एहतजाज, नून लीग आज जैन मंदिर पर मोर्चा लगाई। सारिफ दुश्मन टैरिफ मुतारिफ कराने का फैसला। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी से रेडियोलॉजी के डॉक्टर्स गायब। और बल्दियाती नुमाइंदों को सहूलतें फराहम करने का फैसला। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा जी इरफान साहब, आज की हम पहली खबर पे आ रहे हैं और पहली खबर जी वैसे तो एहतजाज हो रहा है पीडीएम की जानिब से। पावर शो के लिए मुतहरिक है आज पीडीएम। जैन मंदिर चौक का इंतखाब किया गया है, क्यों? हम नॉर्मली देखते हैं कि मॉल रोड का इंतखाब किया जाता है, फिर इसके साथ साथ आप शहर की जो मारूफ शाहराहें, जैन मंदिर चौक का इंतखाब आपको लगता है कि ठीक पॉइंट है ये? अना बिल्कुल, ये इस पॉइंट को अगर हम इसका जिक्र करें तो जैन मंदिर चौक जो है इस पे इस वजह से जो है वो ये एहतजाज प्लान किया गया है, क्योंकि आपके साथ अगर आप माल रोड के ऊपर आते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे दफ़ा 144 भी है और उसके साथ साथ यहाँ पे मुकदमात का इंदराज भी होता है और नून लीग का भी किसी ऐसे जो है वो इश्यूज़ के अंदर क्रिएट होना, उसमें सबब बनना नहीं चाह रही, और इसी वजह से जैन मंदिर का इंतखाब किया गया। आपको याद होगा कि पहले भी बहुत से ऐसे जो एहतजाज किए गए और जलसे बुलाए गए जो जैन मंदिर चौक या नीला गुंबद चौक के अंदर जो है वो उसको किया गया। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे एक जगह कम है, आपको लोगों को वहाँ पे बुलाना आसान है, क्योंकि अंदरून शहर से आप जो हल्का है मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा हल्का, जो जहाँ से हमारे मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो वहाँ से अगर उन्होंने फतह हासिल की तो उनकी बड़ी तादाद जो है वो अंदरून शहर से भी आएगी, क्योंकि हमजा शहबाज ने इस जो धरने की इसको लीड करना है एहतजाज को, तो इस वजह से यही उम्मीद की जा रही है कि अंदरून शहर से एक बड़ी तादाद आएगी और उनके लिए कन्वीनियंट जगह जो है वो यही जैन मंदिर चौक। अच्छा, पीडीएम की अगर हम पूरी बात करें तो मुझे सबसे ज्यादा नून लीग मुतहरिक नजर आ रही है। अना बिल्कुल बात ठीक है, लाहौर के अंदर आप देखें और ऐसे दीगर जो जमातों का ऐसा आपको नज़र नहीं आता कि उनकी कोई मैन पावर होगी। यहाँ पे भी अभी अगर आपने शो करना है, अपनी मैन पावर दिखानी है, तो इसके लिए आपको ऐसी जगह का चूज़ करना पड़ेगा जो जगह ऐसी हो जहाँ पे लोग आसानी से आ भी सकें, और अगर थोड़े लोग भी आए तो उसमें क्राउड जो है वो काफ़ी नज़र आए, और इसी वजह से इन जगहों का इंतखाब किया गया है। वरना अगर आपने करना हो जहाँ पे आपको पता हो कि बहुत ज़्यादा लोग आ सकते हैं, जैसे पीडीएम का जलसा हमने
मीनार पाकिस्तान पे देखा था तो उसमें हमें एक अच्छी खासी तादाद जो है वो नज़र आई थी। लेकिन अभी क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद लोगों के अपने भी इश्यूज़ हैं, लोग इस महंगाई से तंग भी हैं, तो इसी वजह से अभी जो पावर शो के लिए एक आपने ये जगह चूज़ की जैन मंदिर चौक। सब कारकुनों को, सब रहनुमाओं को नून लीग के ये टास्क दिया गया है कि 200 लोग उन्होंने साथ लेकर आने हैं। बिल्कुल है ना, ये तमाम MNAs, तमाम MPAs जो हैं लाहौर के, उनको ये हदायत जारी की गई थी मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट की जानिब से कि वो अपने साथ 200 बंदा लेके आए। इसमें उनकी एवेल्यूशन भी होगी कि उनके साथ लोग चल रहे हैं या वो अपने हलकों में किस कदर जो है एक्टिव नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपको नज़र आया होगा कि पिछले 3 सालों के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो थी वो नहीं की गई, जिसकी वजह से। माजरत के साथ हमें इफ्तिखार अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं, तो आज के इस एहतजाज को लेके इफ्तिखार साहब क्या तज्जिया करना चाहेंगे, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। आज PDM की जानिब से पावर शो का मुजाहरा किया जा रहा है और 3 बजे का वक्त दिया गया है, जैन मंदिर चौक का इंतखाब किया गया है। क्या PDM की जानिब से हिकमत अमली आप देख रहे हैं और क्या ये एक दोबारा से जो है PDM में रूह फूंकती हमें नजर आ रही है कि भरपूर पावर शो करने जा रही है? अवाम कितना साथ देने वाली है? अगर हम मौजूदा हालात देखें, अवाम तो बहुत ज़्यादा तंग है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, पेट्रोल की कीमत, अशिया खुरनोश, तो क्या आज अवाम भरपूर साथ देने वाली है? PDM भरपूर मुजाहरा करेगी, मेरा ख्याल है ऐसा कोई भरपूर मुजाहरा नहीं होगा, अभी शुरू है तो देखने क्या होता है। कल इनका जो रावलपिंडी में शो था वो इतना काबिल तारीफ नहीं था। और दूसरा है कि भी अवाम इनके साथ नहीं आ रहे, और अवाम क्यों नहीं आ रहे तो इनको सोचना चाहिए कमरों में बैठ के मीटिंग में कि महंगाई के बावजूद, इतनी बेरोजगारी के बावजूद, इतने बुरे हालात के बावजूद अवाम क्यों नहीं आ रहे। कहीं न कहीं राब्ता इनका और अवाम के दरमियान मुनक़ते है, उस राब्ते को बहाल करना सियासी पार्टियों का रोल होता है, और उसको करें, फिर देखें नतीजे के। सही। इफ्तिखार साहब, अगर मैं स्पेसिफिकली शहर लाहौर की बात करूं तो जितनी मुतहरिक हमें नून लीग नजर आ रही है इस एहतजाज को लेकर, बाकी जमातें PDM की उतनी मुतहरिक नहीं है, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? बाकी जमातें PDM में लाहौर में है कौन? सिर्फ GUI लाहौर में है, बाकी तो जमात या शायद नूरानी साहब के ग्रुप के कुछ लोग लाहौर में, बाकी जमातें तो जो इलाकाई जमातें हैं उनके तो लाहौर में सच दफ्तर तो हो सकती हैं, लेकिन उनके पास इतने वर्कर तो नहीं है। लाहौर में तो जो सियासी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और दूसरे नंबर पे अपने जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान वाली, और शायद JUP नूरानी साहब के कुछ लोग हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो लाहौर में PML है नहीं। सही। तो क्या हम ये समझ लें कि आज भी ये जो प्लान किया गया है ये उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा, अवाम उतना साथ नहीं देगी जिस पावर शो का, क्योंकि 200 लोग साथ लेकर आने का टास्क दिया है हमजा शहबाज ने तमाम कारकुनों को, तो वो इम्पैक्ट आज भी नजर नहीं आने वाला? यानी 200 लोग भी आदमी हमजा शहबाज ने हुक्म दिया कि लानी है, तो 200 लोग लाते 100 आदमी लाते हैं, तो जितनी इनकी सूबाई असेंबली की लाहौर में नशस्त है 100 से ज़्यादा देते हैं, तो एक बड़ा शो है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे और ओवरऑल उन्होंने कल के जलसे का भी, जो कल PDM की जानिब से पावर शो किया गया, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। इरफान, आप क्या समझते हैं? इफ्तिखार साहब जैसे कह रहे हैं कि वो इम्पैक्ट शायद ना क्रिएट हो पाए। ना, बात बिल्कुल ठीक है, इम्पैक्ट इस वजह से नहीं क्रिएट हो पाएगा कि आपको नज़र आया PDM के अंदर दरारें पड़ी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसके अंदर काफ़ी दरारें पड़ी, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो थी उसने साथ देना नहीं जो है वो मुनासिब समझा था। लेकिन उसके बाद जब शहबाज शरीफ की एंट्री हुई और उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान की काफ़ी एफर्ट्स थी कि उन्होंने तमाम लोगों को दोबारा से इकट्ठा किया, और इसी वजह से अभी शायद लोगों को उस तरह ट्रस्ट जो है वो इनके ऊपर ना आ सके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात जो है वो रूलिंग पार्टी में रही, और इसी वजह से जो लोग हैं वो एहतजाज करने के आदी भी नहीं हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आपको कभी कोई इतना बड़ा कोई पावर शो जो है वो नज़र नहीं आया लाहौर के अंदर, अगर हम बात करें, या पंजाब के दीगर अजला के अंदर हम बात करें, तो इतना बड़ा कोई भी पावर शो नहीं कर सका। क्योंकि एक तरफ आपको पता है कि लोग जो है वो अपने रोज़गार के अंदर इस कदर फंसे हुए हैं, मईशत इस कदर जो है डाउन जाती जा रही है कि आपके पास मुस्लिम लीग नून के साथ ज़्यादातर कारोबारी तबका है। जब कारोबारी तबके को अपने कारोबार की फ़िक्र होगी
कि हमने अगर आज दुकान बंद कर दी, हम अपने अपना कारोबार आज बंद कर दिया तो हमें इतना लॉस होगा, पहले हमारे हालात ठीक नहीं है, ये करेंगे तब भी लॉस होगा। और इसी वजह से तमाम MNA MPs को ये कहा गया है कि वो अपने साथ 200 बंदे लेके आए। अगर तो ये इनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो, लोग इनका साथ देने के लिए तैयार हों, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि अभी PDM कोई इतना स्ट्रॉन्ग जो मैसेज देने वाली नहीं है। अभी एहतजाज का सिलसिला काफ़ी अरसे के बाद शुरू किया गया, पहले भी किए गए थे, आपने कई जगहों के ऊपर गैप आ जाता है क्या? गैप की वजह से, बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि एक गैप आया, उसकी वजह से लोगों ने शायद समझा कि जो ऑपोजिशन है और हुकूमती जमात, इनकी आपस की कोई मिली भगत है जिसकी वजह से ये चीज़ें चल रही हैं। और ना कभी इनको पहले महंगाई का ख्याल आया, महंगाई कोई आज से शुरू नहीं हुई, ये महंगाई आपको पिछले 2-2.5 साल से आपने सही कहा। मेयर लाहौर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कर्नल टाइब मुबशिर जावेद साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं। मुबशिर जावेद साहब, ये कहिएगा कि आज जो एहतजाज करने जा रहे हैं, क्या प्लान है इसको लेकर? और जितनी हमें नून लीग मुतहरिक नजर आ रही है, PDM की बाकी जमातें क्या उसी तरह आपका साथ दे रही हैं आज के एहतजाज में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने कल पिंडी में देखा ये कामयाब एहतजाज था महंगाई के खिलाफ, क्योंकि ये पार्टीज ही नहीं, सिर्फ पार्टीज इसमें इन्वॉल्व नहीं, इसमें अवामुन नास इन्वॉल्व है, इसमें पाकिस्तान की हर शहरी जो आज भूख से बिलक उठा है वो इन्वॉल्व है। अब तो लोगों का ये हाल हो गया है कि मियाँ जो है वो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता, जब शाम को घर नहीं आती रोजी तो वो बेहोश हो जाते हैं और वो दिल के मरीज बनने शुरू हो गए। बीवियां जो है वो खुद बताती हैं, आपके टेलीविजन पर आके लोग बता रहे हैं कि जी हम 3 टाइम में से 1 टाइम का खाना खाते हैं। ये लोग कहते हैं कि जी महंगाई इतनी नहीं है, दुनिया में सबसे कम महंगाई है। तो दुनिया को देखो, अमेरिका में या बरतानिया में एक बंदा जो है वो $150 या $125 पर एक दिन का कमाता है, और आप तो आवाम को महीने का $2 देते हैं। तो इधर इस दुनिया $200 देते हैं, जहाँ एक महीने की कमाई $200 है। जिन मुल्कों में एक दिन की कमाई $200 है, वहां का आप कंपैरिजन करते हैं कि हमारा पेट्रोल अभी भी सस्ता है। ये कहते हैं पहले इतनी महंगाई नहीं हुई थी। आप मुझे बताइए कि $174 का डॉलर क्या कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ है? क्या ₹100 किलो आटा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है? क्या ₹400 किलो जो है वो घी एक दिन में हुआ है? तो किस तरह, कैसे बच्चों की फीसें खत्म, स्कूलों की पढ़ाई लोगों की एक तो फीसें ना होने की वजह से खत्म हुआ है, दूसरे इनकी स्कीमों की वजह से पाकिस्तान में पढ़ाई जो है तबाह कर रहा है, तालीम और तरबियत खत्म हो गई है। और ये कहते हैं कि हम चोर है। तो आज पाकिस्तान की आवाम उठ खड़ी हुई है। ये किसी सियासी पार्टी का लेना देना नहीं, इसमें सियासी पार्टी सिर्फ इस हद तक है, आवाम उनसे कह रही है कि आप कब उठोगे, जब हम मर जाएंगे। तो सियासी पार्टियों का काम होता है कि आवाम को लेकर निकलना, उनको लीड करना। हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज का जारी और जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जब तक हमें इन मुनाफिक, झूठे और यू टर्न लेने वाले बेईमानों हुक्मरानों से निजात नहीं मिल जाती। ना इनको इकोनॉमी का पता है, ना इनको फाइनेंशियल एटिकेट्स का पता है। आप इमेजिन करें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर, इमेजिन करें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर, स्टेट बैंक जिसको इन्होंने IMF क्या तो भेज दिया, वो आकर टीवी पर ये कहता है कि जी बाहर के जो एक्सपेट्रिएट्स हैं उनको फायदा हो गया। भाई वो तो वही रहते हैं, वही रोटी खाते हैं, वो तो $100-150 पर डे कमाते हैं। और अगर एक महीने के बाद वो अपने पूरे माँ बाप को भेज देते हैं $100, तो उसके बदले अगर $1 के 174 है, तो यहाँ घी भी तो आपने ₹400 किलो कर दिया है। ये कौन सी मंतक है? अगर वो $100-200 घर भेजते हैं, तो आपने चीनी भी तो ₹130 कर दी है। पेट्रोल की जाके देखें। मेयर साहब ये कहिएगा, आज का एहतजाज बेसिकली आप सिर्फ महंगाई को ही बुनियाद बना के कर रहे हैं? नहीं, बुनियाद नहीं बना रहे जी, हम महंगाई के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि आवाम हमें नहीं, कल को हमें पूछेगी कि इतना मर गए थे भूखे, आप उस वक्त कहाँ थे? आपको सिर्फ इलेक्शन का इंतजार होता है। इलेक्शन में तो अभी 1.5 साल पड़ा है। हम क्या आवाम को छोड़ दें ऐसे जालिम हुक्मरानों के भरोसे पे जो खून चूस रहे हैं पूरी कौम का? ना इन्हें अंदरूनी हालात का पता है, ना इन्हें बैरूनी हालात का पता है। तो इसलिए हम आवाम के साथ उठ खड़े हुए हैं। जब आवाम खड़ी हो जाए तो सियासी पार्टियां अगर घरों में बैठी रहें तो फिर आवाम उनको बख्श चलिए जी, अब देखेंगे कि आवाम किस कदर इस पे आपका साथ देती है। मेयर लाहौर कर्नल टाइब मुबशिर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इफ्तिखार साहब का तज्जिया भी आपने सुना, कर्नल टाइब मुबशिर जावेद साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना। इरफान, मैं फिर आपसे वाइंड अप करने, मैंने इस स्टोरी को हम अगर सिर्फ, क्योंकि हम लाहौर का चैनल है और लाहौर की आवाज़ है, मुझे बताइएगा
क्या लाहौरिये इस पावर शो का हिस्सा उस तरह से बन पाएंगे और जो नून लीग की जानिब से एक तासुर और एक पावर शो का वो जो कहा जा रहा है कि जी वो करके दिखाएंगे, तो वो कर सकेंगे ये? अना, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आज सुबह जो है और कल भी बहुत से ऐसे मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले जो कारकुन थे उनसे रब्ता किया और उनसे जब बात की तो उनमें से मेजॉरिटी जो थी वो हमें यही कहती हुई नज़र आई कि अब हमारे अपने हालात ऐसे नहीं हैं कि हम अपने कारोबार बंद करके आएँ। तो इस तरह ये सारी चीज़ें अगर मद्देनज़र रखी जाएँ तो ये कहा जा सकता है कि अच्छा पावर शो होगा, लेकिन ये कहा जाए कि एक बहुत अच्छा पावर शो होगा ये शायद मुश्किल होगा, क्योंकि आपने देखा कि इस पीडीएम के जो जलसे हमने पहले कवर किए उसके अंदर भी कोई इतनी बड़ी तादाद जो है वो लाने में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि ये लोग रूलिंग पार्टी में खुद बाहर निकली, ये लोग खुद जो है वो रूलिंग पार्टी के अंदर रहे। जो लोग इनके कारकुन हैं उनको एहतजाज की आदत ही नहीं है। ये अगर एहतजाज अगर आप कॉल दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध के अंदर देखें तो उसमें आपको बड़ी तादाद लोगों की नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रूलिंग पार्टी रही ये इन लोगों को एहतजाज की आदत नहीं है और इसी वजह से मुझे कोई इतना अच्छा जो है वो वहाँ पे पावर शो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उम्मीद की जा रही है, जैसे मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट की जानिब से कहा गया कि हर बंदा अपने साथ 200 बंदे लेके आए। अगर ये लोग अपने साथ बंदे लाने में कामयाब हो गए तो इसको एक अच्छा पावर शो कहा जा सकता है। चलिए जी, अब देखेंगे कि जी 3 बजे के बाद का वक्त मुकर्रर किया गया है तो नून लीग किस कदर कामयाब होती है, पीडीएम अपने पावर शो के जिसके दावे कर रही है किस कदर कामयाब होती है। हमने अब ब्रेक के बाद अगली खबर पे आना है और अगली खबर हमारे पास है जी, सारिफ दुश्मन टैरिफ मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया है। वो चाहे लेस्को है, वो चाहे हम सुई नॉर्दर्न की बात कर लें, हर तरफ सारिफ दुश्मन पॉलिसियां ही लेकर आई जा रही हैं। इस खबर की डिटेल में जाएंगे, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। खबर यह है, गैस धमाके की तैयारियां की जा रही हैं। घरेलू बिल 200 से 1800 रुपये पर चला जाएगा। मुझे लगा शायद मैं गलत पढ़ रही हूँ, 200 रुपये से डायरेक्ट 1800 रुपये। क्या कहेंगे इरफान? ना इस पे क्या कहना कि जुल्म की इंतहा है कि आप अपनी नाअहली जो है उसको आवाम के ऊपर डाल रहे हैं। अब इसकी वजह यह है कि आपके पास जो सिस्टम है उसके अंदर कुदरती गैस जो है वो कम होती जा रही है। उसके लिए आपने कोई इकदाम नहीं किए, आप उसको लेके आ रहे हैं एलएनजी के ऊपर जो आपने दरामद की बैरून मुल्क से मंगवा कर उसको यहाँ पे यूज़ किया जाएगा और घरेलू सार्फिन को दिया जाएगा। अब इससे होगा ये कि जो बाहर से जो गैस मंगवाई जा रही है, एलएनजी मंगवाई जा रही है, उसको और कुदरती गैस इसको मिलाकर इसका जो टैरिफ है वो बनाया जाएगा आम सार्फिन के ऊपर। और ये टैरिफ जो है वो इंतहाई जो है वो खौफनाक नज़र आता है कि जो 200 रुपये का बिल आता था वो अब 1800 को आएगा। इसका मतलब है कि 1600 रुपये घरेलू सार्फ के ऊपर जो है वो एक उसके ऊपर बर्डन होगा। इसके साथ साथ आप देखें कि गैस अभी से आपकी शॉर्टेज जो है वो शुरू हो चुकी है। कई इलाकों के अंदर गैस जो है वो जब पीक आवर्स होते हैं उसके अंदर वो गैस जो है वो कम हो जाती है या आती नहीं है। अभी ये सूरत हाल है तो आप सर्दियों में इसका सोचें, तसव्वुर करें कि आपको सर्दियों में तो गैस बिल्कुल मिलना ख़त्म हो जाएगा। अभी तो इसका स्टार्टिंग अभी गर्मी अभी मुकम्मल तौर पे गई नहीं है, तो ये हालात हैं। और उसके बाद जब दिसंबर आएगा तो उसमें आपको गैस मिलनी नहीं है। उसके लिए क्या होगा, जब आप एलएनजी का यूज़ करेंगे तो उसमें आपको बिल जो है वो यकीनन हज़ारों रुपये में आएंगे और लोग जो हैं वो इसके ऊपर मज़ीद दबाव डाला जाएगा, मज़ीद बर्डन डाला जाएगा। और ये आपको अभी दिसंबर तक देखिएगा, जहाँ पे सिर्फ आप गैस की बात कर रहे हैं वहाँ पे आपको बिजली, पेट्रोल, ये चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी। क्योंकि आपने आईएमएफ की तरफ जो अब रुजू किया जा रहा है, आईएमएफ के साथ अगर मुआहदा तय पा जाते हैं तो उसके बाद जो हालात हैं वो मज़ीद वर्स्ट होंगे। क्योंकि आपने आईएमएफ की जो शराइत हैं उसको मंजूर करना है, उसको मंजूर करेंगे तो वो आपको पैसे देंगे और उसके बाद जो हालात जो हैं वो इस कदर ख़राब होंगे कि लोगों के लिए शायद इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा और इस पे लोगों के ऊपर मज़ीद जो है वो बर्डन पड़ेगा। ना तो ज़रिए आमदन बढ़ रहे हैं और अखराजात आप देखें कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई खबर ऐसी डिस्कस कर रही होती है कि फ़लाँ चीज़ महंगी होगी, कभी पेट्रोल महंगा हो गया, कभी गैस। हाँ, ये तो अब रूटीन में चीज़ें चलेंगी। तो लेकिन इस रूटीन को कम करने के लिए, इस रूटीन को तोड़ने के लिए सख्त जो है वो इक़दाम करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे सख्ती सिर्फ सार्फिन के ऊपर हो रही है। सार्फिन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस का दबाव डाला जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जेबों से पैसे निकाले जा रहे हैं और ये हो चुका है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है
वो कम होती जा रही है। जो लोग अपना घर का जो उसके लिए एक्सपेंडिचर करते थे, जिस पे 10,000 लगाते थे, अब उन्होंने वो 5,000, क्योंकि पैसे की जो है वो मार्केट डाउन हुई, उसके साथ साथ चीज़ें इतनी महंगी हुई। अच्छा इरफान, जब गैस महंगी होती है हम देखते हैं लोग ऑल्टरनेट ज़राए पे चले जाते हैं, एलपीजी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और उस पर भी माफिया अलहदा सरगर्म हो जाता है, कीमतें अलहदा बढ़ा दी जाती हैं, यानी सुकून कहीं नहीं आने वाला। गर्मियां हैं तो आपने भारी भरकम बिजली के बिल अदा करने हैं, सर्दियां आ जाएंगी तो नाक आ जा रहा है बिजली आनी है, क्योंकि उन्होंने तैयारी अपनी करनी है आगे से मौसम गर्मा की। और सेकेंडली आपके पास क्या है जी, गैस भी नायाब हो जाएगी, और अगर आप ऑल्टरनेट जराए पे जाएंगे तो आपको अच्छे खासे पैसे भरने पड़ेंगे। बिल्कुल है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम के लिए कोई अच्छी नवीद नहीं है कि आप जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं कि दिसंबर इंतहाई जो है वो ख़तरनाक लग रहा है, क्योंकि गैस आपके पास मौजूद नहीं है। अभी से आपकी कुदरती गैस जो है उसके ज़खायर कम होना शुरू हुए, उसमें वो सिस्टम में आना कम हुई, उसके बाद आपने जो LNG दरामद की उसको आप सिस्टम में ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से घरेलू सार्फ के ऊपर जो है वो इस कदर बोझ बढ़ेगा कि जो 200 रुपये का बिल था वो 1600 रुपये या इससे भी ज़्यादा जो है वो जा सकता है। लेकिन अब एक इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अभी तजवीज़ है, और बुरी चीज़ ये है कि जो तजवीज़ गवर्नमेंट की जानिब से या उन इदारों की जानिब से दी जाती है, हमने पेट्रोल की तजवीज़ मैं वही आपसे बात करने लगा हूँ कि बुरी चीज़ ये है कि तजवीज़ है अभी 1600 की। अगर ये तजवीज़ जो है इसके ऊपर आपके 3200 रुपया बिल बढ़ गया तो इससे जो है वो कोई इतना जो चंबे वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमने रूटीन में देखी कि ओगरा की जानिब से 5 रुपये बिल जो पेट्रोल बढ़ाने की समरी दी गई तो 10 रुपये बिल जो है वो पेट्रोल बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे 1600 जो है वो उसकी तजवीज़ दी गई है। अब इसमें 3200 रुपया अगर होता है तो अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी तजवीज़ है। और अगर ये इस तजवीज़ की मंजूरी होगी, क्योंकि तमाम सूबे अगर इसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन करेंगे, तमाम सूबे इसके ऊपर हामी भरेंगे कि हम LNG को इस सिस्टम के अंदर दाखिल करें और कुदरती गैस और LNG का मिलाकर जो टैरिफ जो है वो सार्फिन को दिया जाए, तमाम सूबे इसके ऊपर हामी होंगे तो फिर जाके ये तजवीज़ जो है ये काबिल अमल होगी और इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी खबर के नीचे, लीड के नीचे जो एक और आउटलाइन लिखी है मैं वो भी आपको बता दूं, दर्जा दोम का ऑयल 20 रुपये महंगा, कीमत 355 रुपये तक पहुंच गई है। और इसके साथ साथ 12 लीटर खुदनी ऑयल की कीमत में 240 रुपये का इजाफा, एक हफ्ते के दौरान ऑयल 35 रुपये लीटर महंगा हुआ है। आप यकीन माने, आज सुबह ही जब मैं मेकअप रूम में शो की तैयारी कर रही थी तो वहाँ पर जी मौजूद लोग जितने भी थे वो घी की कीमत पे एक पैकेट के ऊपर जिन्होंने ख़रीदना है 1 किलो का पैकेट, उन लोगों का बजट इस कदर मुतासर हुआ है कि लोग बात कर रहे हैं 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये आपको जो है वो इस पे महंगाई जो है वो मिल ना। देखें अब कितना जुल्म है कि आप कोई भी चीज़ जो है, जब आपका डॉलर महंगा होगा, जितनी चीज़ें आपने बैरून मुल्क से दरामद करनी है वो तमाम की तमाम जो रेट बढ़ेंगे तो उससे ये होगा कि वो तमाम का तमाम जो बर्डन है वो सारिफ के ऊपर आएगा। उससे क्या होगा कि अब ये तेल जो है, तेल की कीमत देखें आप 335 रुपये लीटर जो है वो हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर खुर्दनी तेल जो है ये 240 रुपये का इजाफा हुआ, एक हफ्ते के दौरान 35 रुपये का इजाफा हुआ। इसके साथ आप अंडे देखें, चिकन देखें, मटन देखें, बीफ देखें, दालें देखें, वो चीज़ें देखें, हर चीज़ के ऊपर ये तमाम के तमाम जो हैं वो आपको आफ्टर शॉक्स हैं जो आपने डॉलर की कीमतें बढ़ी। और कल जब हमने एक बड़ा एक मज़ायका खेज बयान जो सुना जिसके अंदर हमारे गवर्नर स्टेट बैंक जो थे वो कह रहे थे कि डॉलर बढ़ने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा होता है। तो इसमें जब इस तरह की आपकी मेंटालिटी होगी, इस तरह आप सोचेंगे कि लोगों को हमने ये रिलीफ देना है, ये चीज़ें उनको जवाब देनी है। जब हम महंगाई करेंगे हम ये कह देंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क में बैठे हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है, यहाँ पर लोग मरते हैं, यहाँ पे लोगों के साथ जो मर्जी हो, तो यहाँ पे आपको बेहतरी की आपको उम्मीद नजर नहीं आती। क्योंकि जिन लोगों ने ये चीज़ों को कंट्रोल करना है, जब वो इस तरह के बयान देंगे तो फिर हालात जो हैं वो मजीद कशीदा होंगे। अल्लाह ही हाफिज है। आप अल्लाह ताला पर जो है वो रहम की अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, अदरवाइज हालात कहीं से भी कम अज़ कम आवाम की फेवर के, गरीब की फेवर के नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हालात ना चाह ही नहीं रहा है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद सर्विसेज हॉस्पिटल में किस तरह से गरीब मरीज जो हैं वो बेचारे परेशान हैं, क्योंकि सहूलियात ऑलमोस्ट हर जगह पे ख़त्म हो चुकी हैं। तो हालात क्या हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के, जो कि शहर का बड़ा हॉस्पिटल है, पुराना हॉस्पिटल है, जहां पर बिगाड़ ही बिगाड़ नज़र आ रहा है। डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। अस्पतालों में जो बेसिक बुनियादी सहूलियात जिन्हें कहा जाता है जी, वो जो मरीज आते हैं जिनको टेस्ट की सहूलतें फराहम करनी होती है। अब सर्विसेज में हालात ये हैं जी, रेडियोलॉजी के डॉक्टर और अमला गायब है। जिन लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराना है वो जो हैं परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो ही नहीं रहा। लंबी कतारें लगी हैं, मरीज दर बदर हैं। डॉक्टर और अमला गायब होने से इमरजेंसी में बुखार, पेट के दर्द के साथ आने वाले मरीज परेशान हैं। यानी इमरजेंसी में भी डॉक्टर्स गायब हैं। और अब अभी आजकल जो हालात हैं वो एक पैनिक की सी सिचुएशन है। लोग डेंगू में मुब्तला हो रहे हैं। कोरोना ऑल्दो कम है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं केसेस तो रिपोर्ट हो ही रहे हैं। लोगों को वैसे मौसम की तब्दीली के साथ जिस्म में दर्द, पेट खराब, बुखार की शिकायत हैं। ऐसे में शहर का ये बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर लोग रुख करें तो पता चल रहा है जी इमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद नहीं। जी इरफान। अना टीचिंग हॉस्पिटल है और यहाँ पे ये कोई आज की बात नहीं है, ये खबर बड़ी लेट दी गई। इसको पहले भी आप बल्कि देते रहते होंगे खबरें ऐसी कि वहाँ पे अमला नहीं मौजूद नहीं है, वहाँ पे ये चीज़ें सहूलियात का फुकदान है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको कोई भी ऐसी खबर जो है वो ऐसा पॉइंट ऑफ नज़र नहीं आएगा जिसमें आपने देखा हो कि हुकूमत ने कोई एक्शन लिया हो, क्योंकि हुकूमत जो है वो इनसे पूछता कोई नहीं है। आप हर रोज डॉक्टर सीटों से गायब हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम है। हाजिरी लगाई और आप गए। आपने एमएस वहाँ पे किस लिए तैनात किए जाते हैं? उनका काम यही होता है कि वो जो तमाम जो वहाँ पे काम चीज़ें चल रही हैं, मैनेजमेंट है उसको जो कंट्रोल करें, उन चीज़ों को बेहतर करें, डॉक्टर्स की वहाँ पे मौजूदगी को उसका वो 100% इंश्योर करें। उसके साथ साथ मेडिसिन मिल रही हैं, लोगों को बेड मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें एमएस की जिम्मेदारी है। जब वो नहीं होंगे तो नीचे बाकी अमला तो गायब होगा ही होगा। कि आपके पास अल्ट्रासाउंड के लिए लोग आ रहे हैं, कभी आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब है, कभी आपकी वहाँ पे जो लिफ्ट है वो ख़राब है, किसी जगह के ऊपर बेड नहीं मिल रहे, किसी जगह के ऊपर लोगों को मेडिसिन नहीं दी जा रही। तमाम हॉस्पिटल जो हैं जिनको फ्री कहा जाता है, यहाँ पे तो हर रोज ये फ्री हॉस्पिटल है। MRI मशीन खराब है, सिटी स्कैन, वही मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें एमएस की जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी के अंदर ये चीज़ें हेल्थ जो थी इसको प्रायोरिटी के ऊपर रखा जा रहा था। ये कहा जा रहा था सिर्फ बयानों की हद तक, ये कहा जा रहा था कि हेल्थ हमारी प्रायोरिटी के ऊपर होगी, लेकिन हमें ये चीज़ें नज़र आती हुई नज़र नहीं आ रही। कि आपने किसी जगह पे ऊपर देखा हो कि बहुत अच्छे हॉस्पिटल के अंदर इंतजामात मौजूद हैं, तमाम हॉस्पिटल के अंदर लोगों को अद्वियात फ्री मिल रही हैं, वहाँ पे बेड मिल रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे अमला मौजूद है, वहाँ पे मशीनरी ठीक है। आपको लाहौर का कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें परफेक्ट कंडीशन के अंदर हों। हर हॉस्पिटल के अंदर आपको इश्यूज नज़र आएंगे। किसी जगह के ऊपर अमला गायब होगा, किसी जगह के ऊपर मशीनरी नहीं होगी, किसी जगह के ऊपर इक्विपमेंट नहीं होगा, किसी जगह के ऊपर मेडिसिन नहीं मिल रही होंगी। तो इसके ऊपर जिन लोगों ने चेक एंड बैलेंस रखना है, उनको अगर आप सख्त एक्शन उनके खिलाफ नहीं लेंगे तब तक ये जो है वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और इसी वजह से गवर्नमेंट जो वो एक्ट ला रही थी, मुझे ये बता दें, आप सख्त एक्शन की बात करें, किसने लेना है? ना मैं वही बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जब वो एक्ट ला रही थी कि हम हॉस्पिटल के अंदर एक इंतजामी ढांचा जो है वो होगा जिसमें लोगों की परफॉर्मेंस जो है वैल्यूएशन की जाएगी और 6 माह बाद अगर कोई डॉक्टर जो है वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। जब वो लाने की बात करते हैं तो डॉक्टर आपको सड़कों के ऊपर नजर आते हैं। और यहाँ पे ये हालात है कि अगर वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, आप लाहौर के अंदर सर्विसेज हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे सिर्फ लाहौर के बासी नहीं आ रहे, इसमें दीगर अजला से लोग आ रहे हैं। कोई शेखुपुरा से आ रहा है, कोई कसूर से आ रहा है, कोई दूर दराज के अजला से आ रहे हैं वो लोग, इस वजह से कि यहाँ पे उनको यही लगता है कि यहाँ पे सहूलियात जो हैं वो ज़्यादा हैं हमारे देहाती इलाकों की निस्बत। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको पता चलता है डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, डॉक्टर मौजूद नहीं है, मशीनरी ख़राब है या कोई और इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उनका इलाज मुआवजा नहीं हो सकता। तो उसके बाद उनको यही दरबदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। आप हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल, मैं चैलेंज से कहता हूँ, आप कोई भी हॉस्पिटल जाके देखें, तमाम हॉस्पिटल के अंदर तमाम चीज़ें एक्टिव आपको नज़र नहीं आएंगी। लोग परेशानी की हालत में, आपको कोई सीढ़ियों में बैठा हुआ नज़र आएगा, कोई वहाँ पे पार्किंग एरिया में लेटा हुआ नज़र आएगा, कोई वहाँ पे पार्क जो है वहाँ पे बैठा हुआ नज़र आएगा। वो लोग किस वजह से बैठे हैं कि वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने पेशेंट के लिए वहाँ पे बैठे हैं, या उनको कहा जा रहा है कि आप वेट करें, कल आपके मामला ठीक हो, ये मशीन चलेगी, उसके बाद हम आपको इलाज करेंगे। तो वो लोग सोचते हैं कि इतनी दूर हम अपना पेशेंट को वापस लेके जाएंगे, उससे बेहतर है हम यहाँ पे हॉस्पिटल की सीढ़ियों में गुजार लें, हॉस्पिटल के पार्क्स में गुजार लें, हॉस्पिटल की पार्किंग में रात गुजार लें। तो जब तक ये मामला, इसको चेक एंड बैलेंस आप नहीं रखेंगे, या तो आप
वो एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट होने दें, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, डॉक्टर्स की एवेल्यूएशन हो। 6 माह बाद अगर डॉक्टर काम नहीं करे तो उनको उठा के बाहर फेंके, उनकी जगह नए लोग लेके आए। ये काम होने लगता है तब इनको एहतजाज याद आता है, इन रोड ब्लॉक करने याद आते हैं, उससे भी लोगों की ख्वारी। और कोई किसी डॉक्टर को ये नहीं होती कि हमने किसी मरीज के लिए कुछ करना है। तमाम लोगों को होता है कि हमारी अपनी वहाँ पे जॉब जो है वो सिक्योर रहे, इसके साथ साथ हम अपनी प्राइवेट जो प्रैक्टिस है वो करते रहें। आप इन्हीं डॉक्टर्स का रवैया जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देखते हैं या प्राइवेट इनके क्लिनिक में जाके देखते हैं, वहाँ पे लगता है ये वाकई फरिश्ते हैं। जब लेके ये आते हैं सरकारी हॉस्पिटल में तब वो सीधे मुंह किसी डॉक्टर ये पेशेंट के साथ या उसके अटेंडेंट से बात नहीं करना गवारा करते। और ये तो मामूल है कि आप कह रहे हैं डॉक्टर्स मिल जाएं, अपनी सीटों पे डॉक्टर्स नहीं होते हैं और आपको छोड़ दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ जूनियर्स के रहमो करम पर। अद्वियात आपको लिख के दे दी जाती हैं और कहा जाता है चलें जी अब आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, आपकी तो दाद रसी भी नहीं होती है। खैर, ये तो अस्पतालों के हालात हैं जिनमें अब पता नहीं बेहतरी दावों के साथ आनी है, वादों के साथ। टाइम गुजर चुका है, कभी हेल्थ कार्ड की बात की गई, कभी कुछ बात की गई, लेकिन अस्पतालों के हालात भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। जिस जिस चीज़ का दावा किया गया था, तरजीहात कहा गया था, वहाँ पर ही हमें बिगाड़ नजर आ रहा है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। और बल्दियाती नुमाइंदों को सहूलतें देने की बात की जा रही हैं जी। इसके लिए फैसला कर लिया गया है। अब सहूलियात कब मिलेंगी, कब ये समरात अवाम तक पहुंचेंगे, और इनकी मुद्दत भी अब कुछ देर के लिए ही रह गई है बल्दियाती नुमाइंदों की। खैर, अवाम तक समरात पहुंचेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अवाम के छोटे छोटे मसाइल जो कि इन बल्दियाती नुमाइंदों के साथ जुड़े हैं, जो इन्होंने हल करने होते हैं, वो हल हो पाएंगे या नहीं, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और कुछ बात कर लेते हैं जी बल्दियाती नुमाइंदों की, जिनको कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का फैसला कर लिया गया है और ये टास्क दिया गया है जी मियां महमूद रशीद को। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनको कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम कर भी दी जाती हैं तो अवाम को इसका क्या फ़ायदा होगा। जी इरफान साहब। ना देखे, पहले तो इनको कितने साल आपने देखा कि इनको सारा जो है वो सिस्टम को ख़त्म किया गया, उसके बाद अब 2 माह इनके रह गए हैं। 31 दिसंबर इनकी डेडलाइन है जिसमें तमाम बल्दियाती इदारे जो हैं वो गैरफाल हो जाएंगे। और अभी सिर्फ इनको सहूलियात के फैसले किए जा रहे हैं। इनको सहूलियात के, अब सहूलियात इनको क्या दी जाएंगी, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर थे कि तमाम जो बल्दियाती इदारे हैं इनको बहाल किया जाए, नुमाइंदे इनको बहाल किया जाए, अवाम के ये मसाइल जो हैं हल करें। उसके बाद गवर्नमेंट ने पहले तो इसमें 6 से 7 माह जो है वो इसमें पेंडिंग रही, लेकिन उसके बाद जब सख्त रिमार्क्स आए अदालत की जानिब से तो उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि हमने 2013 के एक्ट के तहत इनको बहाल किया जा रहा है, जो बल्दियाती एक्ट था। लेकिन अब उसमें होगा कि आगे अब इन तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को इनको दफातर दे दिए जाएंगे, गाड़ी दे दी जाएगी, इनकी सैलरीज जो है वो जो 2 माह की इनकी सैलरीज हैं वो तो दे दी जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको नहीं, अगर इरफान ये 2 महीने का वक्त इनको इनके इख्तियारात देने में लग जाता है, इनको इनके दफातर देने में, चीजें फराहम करने में, इसमें आपको कोई सहूलत नजर नहीं आती कि आप समझें कि अवाम के लिए ये बहुत कोई काम कर सकेंगे। तो ये 2 महीने अवाम को किन नफलों का सवाब है इनके दफ्तर में आके बैठने का? कोई नहीं, क्योंकि इनकी अभी सुननी भी किसी ने नहीं है। आपने देखें कि जो जिन लोगों 1 रुपया तो इनको मिलेगा नहीं, इन लोगों को पैसे भी नहीं मिलेंगे। अगर इन लोगों ने कोई एफर्ट्स की कि हमने कोई बल्दियाती निजाम के तहत हमने कोई काम करवाने हैं तो उसके लिए ब्यूरोक्रेसी क्या इनकी बात सुनेगी? लेकिन मेयर साहब ने ये भी कहा है कि जो हमारा टाइम वेस्ट किया हम उस पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। वो चले गए हैं, चले गए हैं। उसमें उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है कि जो हमारा टाइम वेस्ट किया गया उसको जो है वो दोबारा उसमें पीरियड के अंदर काउंट किया जाए। लेकिन अगर वो उसके ऊपर देखें अब अदालत क्या फैसला देती है, लेकिन अगर हो भी जाता है तो उसमें एक बड़ा फ्लॉ ये नजर आएगा कि आपको कि बल्दियाती नुमाइंदे और ब्यूरोक्रेसी इनके दरमियान आपको काफी रिफ्ट नजर आएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को पता है हमने हुकूमत के साथ काम करना है, और जितने बल्दियाती नुमाइंदे हैं ये आपको पता है कि ऑपोजिशन से इनका ताल्लुक है। जब अगर इनकी बात सुनेंगे, इनके कहने के ऊपर काम करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता कि हुकूमत उनके साथ क्या करेगी। तो इसमें आप अभी कोई ऐसी शहरियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि वो बल्दियाती नुमाइंदे जो बहाल हो गए हैं, ये सिर्फ हुआ है कि बल्दियाती नुमाइंदों को अपना स्टेटस मिल गया है वापस, इनको गाड़ियां मिल जाएंगी, इनकी सैलरीज जो है वो 4 मई से शुरू हो जाएंगी। जो इनको सैक किया गया था तब से इनको सैलरियां देनी शुरू कर दी जाएंगी। वो सारी चीज़ें इनके लिए बेहतर है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि अवाम के लिए कुछ बेहतर होगा तो वो आपको इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी इस सिस्टम के अंदर
कि अवाम जो है इससे अवाम को कोई रिलीफ मिले। हाँ, अगर इनको टाइम अगर मिल जाता है 6 माह का, 8 माह का, 1 साल का मजीद, तो उसमें कुछ हो सकता है कि आपको बल्दियाती नुमाइंदे फाल नजर आए सफाई के हवाले से या दीगर जो मामला जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। लेकिन बज़ाहिर हालात से तो नहीं लग रहा कि अगर ये भी जाते हैं तो आवाम को इसका कोई फायदा पहुंचने वाला है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट है डेंगू की बिगड़ती सूरत हाल पर। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमें ज्वाइन करेंगे और डेंगू किस तरह से बिगाड़ फैला रहा है, आपने किस तरह से महफूज रहना है। हमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल से भी हर रोज ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि बच्चों की भी एक बहुत बड़ी तादाद मुतासर हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं, खुदा ना खास्ता अगर उन्हें डेंगू हो जाता है तो उन्होंने अपने आप को किस तरह से महफूज रखना है। बहुत सारे सवालात जिनके जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं डेंगू की बिगड़ती सूरत हाल पर। जिस तरह से कोरोना खौफ की अलामत बन गया था और एक टाइम ऐसा आया था कि हमने देखा कि लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर रह गए थे क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए थे। और अगेन अब हम डेंगू की सूरत हाल में ये देख रहे हैं हर दूसरा बंदा डेंगू बुखार में मुब्तला नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ पर कहीं हम एहतियाती तदाबीर की बात करें वो उस तरह से हम नहीं अपना रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अब हम देख रहे हैं कि डेंगू में जहां मुब्तला हो रहे हैं वहां पर अमवात भी रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। तो डेंगू बुखार किस कदर खतरनाक है, किस तरह से इसके एहतियात बरती जा सकती है, वो लोग जो कि डेंगू में मुब्तला हैं उनके लिए इलाज की क्या क्या सहूलियात जो हैं वो अस्पतालों में हैं और वो किस तरह से अपना इलाज मुआलजा करवा सकते हैं, उनका प्रॉपर जो है वो इलाज का तरीक़ेकार क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। और फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल से हम हर रोज़ आपके साथ खबरें ये शेयर कर रहे हैं कि बच्चे भी डेंगू बुखार में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। तो किस तरह से आपने अपनी हिफाजत करनी है, खुदा ना खास्ता जो डेंगू का शिकार हैं उनका तरीका इलाज क्या है, किस तरह से उनको इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे लोगों से उनके एक्सपीरियंस जब बात कर रहे थे जान रहे थे कि एक स्पेसिफिक पाउडर है जिसको आप जूसेस में मिला के पी रहे हैं, आया ये कितना जो है वो ज़रूरी है। और फिर मार्केट में हालात ये हैं कि आपको पैनाडोल नहीं मिल रही है तो वो एक पैनिक की सिचुएशन, डेक्स्ट्रॉन 40 जो कि कहा जा रहा है डेंगू के लिए मौसर है, वो अस्पतालों से गायब है। तो ये लोगों के लिए परेशानी का बाइस बनती चली जा रही हैं बातें। एक्सपो में जो फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया है वहाँ के इंतजामात भी कुछ देखेंगे कि वहाँ पर पेशेंट्स के लिए क्या सहूलियात हैं। सबसे पहले स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। वीसी यूएचएस डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से आपने खुद को डेंगू से महफूज रखना है। खुदा ना खास्ता अगर डेंगू का शिकार हैं तो आपने एहतियात किस तरह से करनी है, किस तरह से इलाज मुआलजा करवाना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आप? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो बताइएगा, क्या डेंगू वाकई बहुत खतरनाक है और जानलेवा बीमारी है? बहुत शुक्रिया जी कि इतने अहम मौके पे इतने अहम से आपने बात की जिससे इंसानों की सेहत और ज़िंदगी जुड़ी हुई है। अभी तो हम कोरोना से पूरी तरह नहीं निकले थे तो डेंगू की आफत आ पड़ी। डेंगू ज़ाहिर है कि इस मौसम में ये बीमारी होती है जब ना वो ज़्यादा गर्म रह जाता है और अभी सर्दी पूरी नहीं होती। जैसे ही दिसंबर में मिड में जब ये सर्दी 17 डिग्री से कम टेम्परेचर होगा तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगी ब्रीडिंग। लेकिन सवाल ये है कि उस दौरान कितने लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, कितने बीमारी से कोई अपने गुर्दे या जिगर या हार्ट को डैमेज कर बैठते हैं। डेंगू की ये 130 ममालिक में है और बेसिकली जो आपके इंट्रो में कह रहे थे ये है ही बच्चों की बीमारी। सही। पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है दुनिया का जहाँ ये बड़ों को भी इफ़ेक्ट करती है। अच्छा। हाँ जी। और आप अगर डेंगू के कोई स्पेशलिस्ट देखें दुनिया में तो जैसे डॉक्टर सुचित्रा देख लें, डॉक्टर सिरिपेन देख लें थाईलैंड में, फर्नांडो देख लें श्रीलंका में, ये सब बच्चों के फिजिशियंस हैं। इनमें से कोई एडल्ट फिजिशियन नहीं है। अडल्ट फिजिशियन सिर्फ हम लोग हैं पाकिस्तान में, मैं हूँ या चंद एक और हैं। और अगर वहाँ पे कभी डेंगू बड़ों को हो भी जाता है वहाँ तो वो हमें फ़ोन करते हैं कि इसका कैसे इलाज करना है। सही। तो ये एक्चुअली बच्चों की बीमारी है और ये पाकिस्तान में ये बड़ों की बीमारी है, लेकिन यहाँ भी बच्चे मुतासर होते हैं। ठीक। और इसकी वजह ये है कि शायद हमारी जो ख़वातीन हैं वो घर में सफाई सुथराई, क्योंकि हाउस वाइफ्स हैं ज़्यादा तो वो ज़्यादा रखती हैं
उधर वर्किंग वुमेन ज़्यादा हैं तो घर में ज़्यादा गंदगी ज़्यादा होती है और इसका गंदगी से डायरेक्टली ताल्लुक़ है। बतौर मुसलमान जो हम कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, अगर वो ज़िंदगियों में आ जाए तो डेंगू काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, घरों के अंदर और बाहर सफाई। और इसी तरह जैसे शायद फैक्ट्रीज़ और शायद जो दफातर हैं या हॉस्पिटल्स हैं या ये चीज़ें ज़्यादा साफ़ नहीं हैं, तो इसलिए ज़्यादा मर्दों को अफेक्ट कर रही है, औरतों को कम पाकिस्तान में। और पाकिस्तान उन 130 ममालिक में है इस खित्ते के जहाँ पे ये डेंगू आती है गहे बगहे। 2011 की डेंगू हमें याद है जहाँ कई 300 से ज़्यादा ज़िंदगियाँ गई। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन इस वक्त भी बहुत सूरत हाल तशवीशनाक है पूरे पाकिस्तान में, ख़ासकर पंजाब में और ख़ासकर लाहौर में बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर में देखें इस वक्त आपको पता है कि बहुत बड़ा ये शहर बन चुका है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो सफाई का, सुथराई का, सॉलिड वेस्ट का, वासा का, सीवरेज का इतना फाल नहीं है। अगर बारिश होती है कई दिन पानी खड़ा रहता है, तो इसका डायरेक्टली तल्लक है सफाई से। इसका कि जो वेक्टर है, जो एडिस इजिप्शियाई फीमेल वेक्टर है, ये उसके ज़रिए फैलता है, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्प्रे जो इसके बचाव के लिए कराया जा रहा है वो बड़ा लोग पूछते हैं कि आया मौसर है या नहीं है, कुछ लोग कहते हैं उसका नुकसान भी है, इस पर रोशनी डालिए। देखें सबसे मौसर इसकी जो है वो सोर्स रिडक्शन है। ठीक है कि जो टायर्स हैं पुराने पड़े हुए उनको तल्फ कर दें, उनको नहीं रखें, उनमें पानी खड़ा होगा तो डेंगू के मच्छर उधर नशर। जो आपके घर के अंदर जो फ्रिज है उसके नीचे जो ट्रे है या वाटर कूलर लगा हुआ है या आपके गमले के नीचे थाली है, उसमें आप गमले में आप पानी उतना ही डालें जो जज़ब हो जाए, कहीं पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। इसको ओस का पानी यानी कि चंद कतरे काफ़ी हैं मच्छर की नशो नमा के लिए। और मच्छर का प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये फीमेल मच्छर से फैलती है, मेल मच्छर नहीं फैलाता, तो फीमेल जब अंडे देती है और वो हज़ारों की तादाद में अंडे देती है, उन अंडों में भी ये वायरस चली जाती है वर्टिकली उस मच्छर छोटे मच्छर के। और जब वो उड़ते हैं वो काटते हैं, और तो वो जिन लोगों को नहीं डेंगू उनमें, क्योंकि इस मच्छर की खुराक ही इंसानी खून है, तो उसने इंसानों की शिकार में जाना है और ख़ासकर मगरिब और फजर के वक्त जाना है, तो एहतियात ये बहुत ज़रूरी है कि तलुए आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब का जो वक्त है इसमें आपको ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है। और कपड़े पूरे बाजुओं के पहने, बच्चे अभी भी स्कूलों में जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन स्कूलों को अपना कोड, ड्रेस कोड बदलना चाहिए। उनको ये जो शॉर्ट्स हैं इनको ख़त्म करना चाहिए, हाफ स्लीव्स ख़त्म करना चाहिए, फौरी तौर पे फुल स्लीव्स मोस्ट कवर्ड रखें। और बच्चों को और बड़ों को कोई ना कोई इंसेक्ट रिपेलेंट हाथ पे और चेहरे पे, जो एक्सपोज्ड एरिया फिर भी रह जाते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें 2 जानों का ख़तरा है, वो और ज़्यादा पेचीदा हो जाता है अगर हो जाए। तो ये इस वक्त हम सब वल्नरेबल हैं, बशमूल मेरे और आपके सब कैमरामैन वगैरह, हम सबको इससे बच के इस सीज़न से गुज़रना है। और इसकी क्योंकि वैक्सीन है तो सही ग्लोबली, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त, तो इसलिए इसमें तो एहतियात ही है। और सबसे बढ़ के ये है कि आप ये देख लें कि अगर आपके घर के ऊपर जाएं, बहुत सारे घर वाले कहते हैं हम तो बहुत सफाई रखते हैं, मैं उनके खुद घर के ऊपर गया छत पे, और उनकी जो वाटर टैंक था उसकी रखना ही नहीं था। तो और यहाँ कभी छत पे भी जाए ना इन चीज़ों में, वहाँ पानी हो सकता है खड़ा हो। इसी तरह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो घर के अंदर और बाहर पानी खड़ा है, कहीं गड़ा ऐसा है कि उसमें पानी बार बार खड़ा हो रहा है, पाइप लीक कर रहा है, तो उसको भर दें रेत से या मट्टी से भर दें ताकि वहाँ खड़ा ना हो पानी। जब पानी खड़ा होगा साफ या गंदा, तो ये मच्छर के लिए जन्नत है, वो बहुत अंडे देगी, बहुत ज़्यादा फैलाएगी इसको, और फिर वो कई जानों का ज़ियां का ख़तरा है। जो इसमें अच्छी चीज़ है डेंगू में, वो अब हमारा बहुत तजर्बा है इसको ट्रीट करने का अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हम ये कहते हैं कि किसी भी मरीज़ को, डेंगू के मरीज़ को मरना नहीं चाहिए, ज़ीरो मोर्टेलिटी होनी चाहिए, और ये पॉसिबल है। देखें थाईलैंड में 69,000 यानी 70,000 के करीब केसेस हुए पिछले सीज़न में, और उनकी एक डेथ हुई बच्चे की, और वो भी डेथ उनकी, वो बच्चा हेपेटाइटिस बी से भी कोमोबिडिटी थी। तो डेंगू में
हम हमेशा कहते अच्छा हैं डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि हमने ये चीज़ जो है फोकस करनी है, तो क्या अगर टाइमली पता चल जाए डेंगू है, इलाज शुरू हो जाए, तो फिर बचाव मुमकिन बनाया? देखिए मेरे पास एक खातून आई, ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मियाँ वाली से, और वो एक मीडिया वाले भाई की ही वो लेके आए। वो खातून पहले इधर आई, किसी हॉस्पिटल में गई, अब ट्रेनिंग की बात है ना, उन्होंने तशखीस नहीं कर पाए, उन्होंने समझा हार्ट अटैक है, डेंगू में खून पतला हुआ था, उन्होंने मज़ीद उसको हेपरिन लगा दी, खून पतला कर दिया। वो वापस मियाँ वाली चली गई, वहाँ जाके वो शौक में चली गई, मेरे पास आई। जब मेरे पास आई, उसका लिवर भी नहीं काम कर रहा था, किडनी भी नहीं था काम कर रहा, हार्ट भी नहीं था काम कर रहा, फेफड़ों में पानी था, पेट में पानी। इस कंडीशन में मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट 99% है। डेंगू की तशखीश बर वक्त हो जाए, आप मुस्तनिद डॉक्टर पे जाएं, टोटके ना करें, ये जो पत्ते खिलाए जाते हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला, जो हर किस्म का कुचूरन अपना अपना बेची जा रहा है, ये भी गलत है। आप मुस्तनिद डॉक्टर के साथ जाएं, पहले तशखीश कराएं, जो बड़ी आसान है। अगर आप फेब्राइल स्टेज में हैं, बुखार की स्टेज में हैं, आपको कुछ नहीं होगा, सही, बुखार आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बुखार का बिल्कुल इलाज की जरूरत नहीं है, कुछ भी ना लें। डॉक्टर साहब, इलामात आप एक दफ़ा बता दीजिएगा कौन सी हैं, क्योंकि अब हर दूसरा बंदा कह रहा है कि मौसम की तब्दीली के साथ भी बुखार के इलामात आ रही हैं, तो कौन कौन सी बुखार के साथ इलामात हो तो आपको टेस्ट कराना? कुछ तो लार्ज प्रपोर्शन को कुछ भी इलामात नहीं होती, ठीक है, जिस्म टूटता है, हल्का सा हुआ बुखार शुहार, उन्होंने इग्नोर कर दिया, पैरासीटामोल ली, ख़त्म हो गई, उनको डेंगू होता है, लेकिन सीवियर डेंगू नहीं होता। ठीक है, कुछ को डेंगू का लफ्जी मतलब ग्रीक में ये लैंग्वेज में इसका मकसद है ब्रेकिंग बोन, ठीक है, तो ये जिस्म का टूटना, ठीक है, दर्द का होना, सर में शदीद दर्द पूरे जिस्म में, उसके बाद आपको क्या आना, उसके बाद आपको लूज मोशन, पहाने आना पतले, फिर पेट में दर्द होना, ये एक सीरियस साइन है। राइट लिवर की साइड पे आपका लिवर बढ़ जाना, ये भी एक सीरियस साइन है। पेट का फूल जाना, अच्छा। आपका सांस का आ जाना, ये सीरियस साइन है। चक्कर आना, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाना, ये सीरियस एक सिम्टम है। तो मैं समझता हूँ कि बुखार के दौरान कभी भी मैंने नहीं अपने हज़ारों मरीज़ों को देखा, लाखों को, किसी को मरते नहीं देखा बुखार के दौरान, ठीक रहता है। असल चीज़ है जब बुखार उतरता है उसके बाद आप डेंगू हेमरेजिक फीवर में जाते हैं, जो कि तशवीशनाक है, जहां आपके प्लेटलेट्स रैपिडली गिरते हैं और आपका हेमेटोक्रिट यानी कि ब्लड की थिकनेस बढ़ती है। होता यह है कि उस वक्त आपका जो खून की नालियाँ हैं जिनके अंदर टाइल लगी हुई हैं, सेल्स लगे हुए हैं, जिनको हम एंडोथीलियम कहते हैं, वो श्रिंकिंग शुरू हो जाती है। वो जब श्रिंक होते हैं 48 घंटे के लिए सिर्फ श्रिंक होते हैं, आपका जो पानी है खून में, जो पानी है प्लाज्मा, वो लीक हो जाता है, वो थर्ड स्पेस में नालियों के बाद चला जाता है, अंदर ब्लड बहुत थिक हो जाता है। आपके किडनी को नहीं ब्लड मिलता, किडनी डैमेज हो जाता है, हार्ट को नहीं मिलता, हार्ट डैमेज हो जाता है, लिवर डैमेज हो जाता है। अब इसका नेचुरल, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो होता है, आम एक डॉक्टर जिसको नहीं समझ बूझ या क्वैक, वो कहता है जी ड्रिप लगा दो फटाफट। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि ड्रिप जब आप लगाते हैं, ड्रिप भी लीक होकर बाहर निकल जाती है। 48 घंटे बाद उस सारे फ्लूइड ने जो आपकी नालियों से बाहर गया, जिस्म से बाहर नहीं गया, पेट के में एसाइटिस बन गई है या फ्लूइड है फेफड़ों में, उसने वापस आना। जब वो वापस आता है, आपकी 4 लीटर की ड्रिपें भी वापस आती हैं, बाकी भी, वो हार्ट फेलियर हो जाता है और आपको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो इसलिए इसमें बेहतर ये होगा कि आप पानी और ये जूस जो नींबू डाल के, पता नहीं सेब का, कभी कोई, आप बुखार में तो ज़रूर लें, जब बुखार ख़त्म होता है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दें, कम से कम पानी लें, और ड्रिप बिल्कुल नहीं लगवाएं, खुदारा नहीं लगवाएं, वो जहर है इस वक्त। उस वक्त तो हम चाहते हैं कि मरीज़ का ड्राई रखें, उसको हम पेशाब पावर दवाइयाँ दें। तो जहाँ तक आपने प्लाज्मा की बात की, वो उस सूरत में हम देते हैं जब ब्लड प्रेशर आपका ऊपर आ चुका होता है, ताकि प्लाज्मा डेक्स्ट्रॉन 40 इन सेलाइन, नॉट इन वाटर, वाटर भी यूज़ हो रहा है, वो भी डेंजरस है। सेलाइन वो अट्रैक्ट करता है, वो जो फ्लूइड आपका बाहर पड़ा है उसको अंदर लाता है और पेशाब से निकलता है। सही। वो उस वक्त लगाएं, और वो एक एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटल में सिर्फ लगाना चाहिए। मैं इस तरफ ही आने वाली थी, आप डेंगू के मरीजों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? नॉर्मली बुखार की सूरत में आप अपने करीबी जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, ये तो तमाम डिटेल्स आपने बताएंगे, इसमें तो मुस्तनिद डॉक्टर का रोल बहुत अहम है। तो क्या डेंगू पेशेंट्स को शहर में जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो यूनिट बनाए गए हैं, उधर ही जाना चाहिए? देखिए, मैं उनको ये कहूँगा कि डॉक्टर्स के लिए तो मैं ये कहूँगा कि देखें,
अगर आप बर वक्त तशख़ीस करते हैं, बर वक्त इलाज करते हैं, तो आपकी ज़ीरो मोटेलिटी होनी चाहिए। अगर आपने 300 मरीज़ देखा है, जो कि मैंने देख लिया है तकरीबन, तो आपके इस हाथों में एक भी नहीं मरना चाहिए एक्सेप्ट वो कि जो पहले ही बिल्कुल ख़त्म होके आए हैं। जैसे मैंने एक खातून की बात बताई, जो मरीज़ चल के आते हैं या स्ट्रेचर पे हमारे पास आते हैं, उनको चल के जाना चाहिए। ये हमारा मिशन होना चाहिए। ये इसमें या तो डायग्नोसिस नहीं हुआ बर वक्त, तशखीस नहीं हुई, या इलाज गलत हो रहा है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। मरीज़ों को मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने कहा, कि वो इन टोटकों पे नहीं जाएं, कुछ ना करें। जब बुखार उनको है वो घर में रहें, एसी लगा के रखें, ठंडी पट्टियाँ लगा के रखें, पैरासीटामोल भी कम इस्तेमाल करें, डिस्प्रिन, ब्रूफिन, इस किस्म के कंपाउंड बिल्कुल नहीं लें। अगर वो किसी वजह से उनका बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई है, और वो ऑलरेडी एस्प्रिन वगैरह ले रहे हैं, खून पतला करने वाली ये दवाइयात, उनको बंद कर दें। ठीक है, घर में सुकून से रहें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। बुखार जब से उनका ख़त्म होता है, अपना पानी और अपना शरबत और ये लिक्विड्स कम कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, और मुस्तनिद डॉक्टर को दिखाएं, अपना हेमाटोक्रिट कराएं। यहाँ पे डेंगू का मरीज़ जो समझता है कि उसको डेंगू, वो सिर्फ प्लेटलेट काउंट कराए। प्लेटलेट नॉट इम्पॉर्टेंट। मेरे लिए प्लेटलेट ज़ीरो होना भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं उसको इजीली ट्रीट भी कर सकता हूँ, और प्लेटलेट से ब्लीडिंग नहीं होती, चाहे आपके कम हो जाएं। कि ये भी बहुत पैनिक है लोगों में, ओ जी मेरे तो 50,000 रह गए, 20,000 रह गए, पैनिक। देखें, अल्लाह ताला ने ऐसा अच्छा निज़ाम रखा है, मेरी अपनी तहकीक है ये, कि जो प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाते हैं डेंगू में, लेकिन प्लेटलेट इंडिविजुअली बड़ी हो जाती हैं, 4 गुना बड़े साइज़ की हो जाती हैं, और स्प्रेडिंग प्लेटलेट्स, उनकी शक्ल भी बदल जाती है, और वो स्टिक ज़्यादा करती हैं। तो हमें क्या चाहिए कि प्लेटलेट्स ब्लीडिंग ना होने दें, तो वो नहीं होने देती। कि किसी बहुत रेयरली 1-2% में हो जाती है, वो भी हम ट्रीट कर लेते हैं। हमें हेमाटोक्रिट का ज़्यादा है कि ब्लड नहीं थिक होना चाहिए, ताकि सर्कुलेटरी फेलियर नहीं हो। तो इसलिए मैं उनसे तो यही कहूँगा कि देखें, कोई क्वैक से नहीं इलाज कराएं, अपने घर में जो केमिस्ट बैठा है उससे ना करा लें। ठीक है, ये सीरियस बीमारी है और इसमें 100% क्योर है। इससे किसी का मरना हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है, अफसोस हमें ज़्यादा होगा। कोरोना में हम ये नहीं कह सकते कि जी हम 100% मरीज़ों को ठीक कर देंगे, वो नहीं, वो एक और चीज़ है। डेंगू में वी शुड एम फॉर 100% सक्सेस रेट, जो पॉसिबल है। बर वक्त तशखीस, बर वक्त आप जाएँ, और खुदारा अपने आप को लोड नहीं करें अननेसेसरी। मेरे पास कोई मरीज़ ऐसा नहीं आता कि जिसने 4 ड्रिपें नहीं पहले लगवाई होती, और ड्रिपें शॉर्ट हो चुकी हैं। आपने जैसे कहा ये दवाई, तो ड्रिपों की आपको बिल्कुल इसका कोई रोल नहीं है। पैनिक नहीं हो, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, 4 वायरसेस हैं, और जब आपको एक डेंगू होती है तो वो लाइफ लॉन्ग आपको कॉन्फर करती है इम्यूनिटी। आपको वो डेंगू की टाइप दोबारा नहीं हो सकती, लेकिन बाकी 3 हो सकती हैं। तो ये भी याद रखें कि आपको अगर डेंगू हुआ है तो ये नहीं कि आपको दोबारा नहीं होगा, आपको दोबारा हो सकता है। दोबारा हो सकता है। डॉक्टर साहब हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। शाहीन क्या पूछना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या पूछना चाह रही हैं आप? लाइन ड्रॉप हो चुकी है, तो हमें फिलहाल एक ब्रेक पे जाना है। जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या पूछना चाह रहे हैं। लाइन ड्रॉप हो चुकी है। ब्रेक के बाद आपकी कॉल हम दोबारा लेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन आप हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं। इलाज मुआलजे के हवाले से भी लोगों ने जो सोशल मीडिया पर यहाँ वहाँ से बातें सुन के गलत इलाज करा लेते हैं, और फिर मुश्किलात जो है वो मज़ीद बढ़ जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब जो है वो आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हम ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल की। चूंकि हमारे पास खबरें ये आ रही थी कि शहर के अस्पतालों में डेंगू मरीजों का लोड बढ़ चुका है, तो उस पर इंतजामिया ने ये किया था जी कि जो एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल है वहाँ पर मरीजों को कहा था कि जी वो आएँ और उनके इलाज मुआलजे की सहूलतें। तो हमने कुछ दिन पहले ये खबरें भी आपके साथ शेयर की कि वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ पर बेड्स मौजूद नहीं हैं, जो पेशेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं वो बेचारे किस तरह से ज़मीन पर बैठे थे, ये मनाजिर हमने आपके साथ शेयर किए थे। तो अब हमारे रिपोर्टर अजमत आवान वहाँ पर मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि अब हालात क्या हैं, क्या डॉक्टर्स मौजूद हैं, क्या बेड्स वहाँ पर मौजूद हैं, और क्या जो मरीज़ वहाँ पर बुखार के साथ आ रहे हैं, अलामात के साथ आ रहे हैं, उनको टेस्ट की सहूलत फराहम की जा रही है, उनका इलाज मुआलजा किया जा रहा है। जी अजमत बताइएगा, एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, जो डेंगू है वो खतरनाक हद तक शहर में बढ़ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी 354 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि ये जो डेंगू है वो मजीद एक कीमती ज़िंदगी है, वो डेंगू बुखार के बायस ज़ाया हो गई है। इसके अलावा जो शहर के अस्पताल हैं उनमें 1324 के करीब मरीज जो ज़ेर इलाज हैं। इस वक्त मैं एक्सपो में मौजूद हूँ और एक्सपो में परसों की निस्बत आज जो इंतजाम है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन अली नुमान दिखा भी सकें कि ये जो कुर्सियां हैं ये परसों के रोज यहाँ पर मौजूद नहीं थी। जो 70 साल के बुजुर्ग थे उनको शदीद यहाँ पर मसला हो रहा था खड़े होने पर, लेकिन आज यहाँ पर कुर्सियां भी लगा दी गई हैं और खासकर जो बुजुर्ग शहरी उनके लिए अलग काउंटर भी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ मरीज भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आप बताएं जी, आपको एक्सपो के इंतजाम कैसे लग रहे हैं? कोई मसला तो नहीं पेश आ रहा? नहीं, इंशाल्लाह कोई मसला पेश नहीं आ रहा, बहुत अच्छे इंतजाम बात है। मैं आज फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, बहुत अच्छा इंतजाम है, कोई मसला नहीं है। मरीज यहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि उनको किसी किस्म का भी कोई मसला पेश नहीं आ रहा, कि जो सिटी 42 है अगर कोई मसाइल हो तो उसकी निशानदेही भी करता है, लेकिन अगर कुछ अच्छा भी हो तो अपनी सहाफती जिम्मेदारी निभाते हुए जो जी अजमत हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके साथ हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की आपने बात की थी, क्या डेंगू की वैक्सीनेशन मौजूद है? देखिए, दुनिया में कोई 4 वैक्सीन मौजूद हैं, जो सनोफी की है, फिर एक थाईलैंड की है, और एक जो सबसे फाल वैक्सीन गिनी जाती है वो टकीडा की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में नहीं है। इनकी एफिकेसी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कोविड वैक्सीन की है। उसकी वजह यह है कि ये एक किस्म की वायरस नहीं है, ये 4 इकसाम की वायरस है। हमें ऐसी वैक्सीन चाहिए, क्योंकि मेरी अपनी एक तहकीक पब्लिश हुई थी अमेरिकन जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ में, जिसमें हमने दिखाया था कि लाहौर में जब डेंगू होता है वो एक किस्म की डेंगू का नहीं मच्छर मतलब वायरस होती, वो 2 या 3 मुख्तलिफ जगह से आ रही होती है। तो इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है कि आपको एक ही किस्म की डेंगू 1 या डेंगू 2 होगा तो वो ज़्यादा इजी है उसको ट्रेस करना, टेस्ट एंड ट्रेस करना भी, और उसको इलाज भी ज़्यादा इजी है। लेकिन अगर आपको 2 अक़साम की वायरसेस एकदम लग जाएंगी तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए पाकिस्तान में जो वैक्सीन करामद होगी वो वही होगी जो पॉलीवेलेंट हो के सारी वैक्सीन की। ठीक है। तो इसलिए वो टकीडा की ही वैक्सीन होगी जब भी आएगी, और मेरा ख्याल है हुकूमत को इस मामले में भी आगे जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा कि इसको इम्पोर्ट किया जाए और फौरी तौर पे इसको मुहैया किया जाए, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी अमल होता चला जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन लोगों को कोविड हो चुका है, अगर डेंगू हो जाए उनको खुदा ना खास्ता, और जैसा कि अभी आपने बताया कि हो भी रहा है, तो उनके लिए क्या ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है? डेफिनेटली, क्योंकि देखें, उनको हम खून पतला करने वाली दवाइयाँ देते हैं जिनको सीरियस कोविड हुआ होता है, और वो हम देते हैं 6 माह के लिए उनको खून पतला करने की, यानी एंटी प्लेटलेट्स भी देते हैं, एंटी कोएगुलेंट्स भी देते हैं। तो जाहिर है कि डेंगू की वजह से उनके प्लेटलेट फॉल होते हैं, उनके ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, उनको ऑलरेडी लंग्स डैमेज हुआ होता है और रिकवर, और उनके लंग्स में ज़ाहिर है पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है डेंगू की वजह से, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और ये जैसे बिल्कुल आपने सही कहा, ये इसके बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं इस वक्त। तो इसलिए दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि लोग मिक्स कर रहे हैं कि उनको समझ नहीं लग रही कि उनको डेंगू है, या इवन डॉक्टर्स को। सही। तो मेरा ये ख्याल है कि इसकी बहुत ज़रूरी है कि हम कंक्लूसिव तौर पे कह सकें कि ये कौन सा है, डेंगू है, क्योंकि दोनों का इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप डेंगू वालों को कोरोना का इलाज कर देंगे तो वो बहुत हद तक उनकी मोर्टेलिटी शरह अमवात बहुत बढ़ जाएगी चांस, क्योंकि आप तो खून पतला कर रहे हैं, ऑलरेडी उनका खून पतला है। तो दोनों वायरसेस ही हैं, वो भी वायरस है कोविड-19 की, ये भी वायरसेस हैं। तो इसलिए इसमें तशख़ीस करना, कंक्लूसिवली करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आपको बुखार है, बुखार के दौरान NS1 अच्छा टेस्ट है। NS1 आप किसी भी लैब से ब्लड से होता है, लेकिन वो बुखार के बाद, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्योर हो गए हैं अगर वो नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है आप ज़्यादा तशवीशनाक अमल में दाखिल हो गए हैं। तो ये चीज़ समझना जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, आबिद है जी। आबिद, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? वालेकुम सलाम। मिस, एक तो ये है कि डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे, इनके मशवरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। भाजी, ये पूछना था मुझे, कल में डेंगू हुआ है तो ब्लड प्रेशर मेरा 60 और 100 है,
और दूसरा मुझे एडवाइस करते हैं कि इसके साथ डाइट तो कुछ ली नहीं जाती, सिर्फ मैं जूस ही ले रहा हूँ, कोई और स्पेशल डाइट लेने की कोई जरूरत है या क्या प्रिकॉशनरी मैयत लिए गए, प्लीज अगर एडवाइस कर दें डॉक्टर साहब तो मैं बहुत शुक्रगुजार होगा। ठीक है जी आबिद, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं, आप देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, आबिद साहब जो हमारे भाई हैं इनको ऑब्वियसली डेंगू उन्होंने कहा मुझे हुआ है। आई होप कि उनको NS1 कराया हो या कोई CBC में इनको टेस्ट, इनको ज़रूर CBC कराना चाहिए। उसमें इनको खाली प्लेटलेट्स नहीं देखने जो कम हुए होंगे, इनको हेमाटोक्रिट देखना है, HCT लिखा होता है HCT। हम कहते हैं अगर वो 20% बढ़ जाता है तो वो बहुत तशवीशनाक चीज़ है, बेस लाइन से 20%। अगर वो थोड़ा सा बढ़ता है कोई मसला नहीं। जैसे उन्होंने कहा वो खाने पीने का ज़ाहिर है भूख नहीं लगती, उल्टियाँ भी आती हैं, बल्कि दस्त भी लग जाते हैं। उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा प्रोटीन्स लें, यानी कि अंडा उबले हुए, तले हुए हज़म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि डेंगू का मसला ये है कि पित्ते को जाके ये अफेक्ट करती है, पित्ते में सोजिश करती है तो वो पेट फूल जाता है, हाजमा नहीं होता, क्योंकि पित्ते का काम है बाइल बनाना या बाइल को स्टोर करना। तो इसलिए ये फ़ैट फ्री डाइट लें, ज़्यादा बेहतर होगा। अंडे की सफ़ेदी ले लें और बाकी पॉरेज वगैरह ले लें, दूध वाली चीज़ें कम लें, ठीक है। और गोश्त मुर्गी का या मछली का ले लें और ज़्यादा बॉयल्ड और ग्रिल्ड ले लें और सब्ज़ी और फ्रूट खाएं। जूस पी रहे हैं वो, अगर उनको शुगर नहीं है तो पीते रहें, शुगर है तो शुगर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर है तो वो ब्लड प्रेशर जो उन्होंने बताया वो ठीक है उनका, कोई फ्लूइड्स लेते रहें, लेकिन जैसे ही बुखार ख़त्म हो फ्लूइड्स कम कर दें, ठीक है। और बेहतर ये होगा कि अगर वो अल्लाह करे घर पे ठीक हो जाएं तो बहुत अच्छा है। ज़रा सा वो समझते हैं कि उनको सांस ख़राब हो रहा है या पेट में शदीद दर्द हो रही है या चक्कर आ रहे हैं, BP मज़ीद लो हो रहा है, तो फौरी तौर पे करीबी हॉस्पिटल में, फौरी तौर पर आपने करीबी हॉस्पिटल जाना है। जी आबिद, आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, हमने कोविड में देखा कि पेशेंट को फौरी तौर पर सेपरेट कर दिया, क्या आपने डेंगू के पेशेंट्स को भी अलहदा रखना है? पर्सन टू पर्सन ये भी उसी तरह से ट्रांसमिशन इसकी है या नहीं? देखें, ये कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो है नहीं है कि सांस से लग जाए, इसने लगना है मच्छर के ज़रिए। कि अगर खुदा न खास्ता आपको है डेंगू और आपको एक मच्छर काटता है तो वो बाद में मुझे काटेगा। तो अगर आपको डेंगू है तो आपके लिए ये एहतियात हमें करनी है कि आपको ऐसी जगह पे रखें कि आपको मच्छर ना काटे। ठीक है। आपको कोई भी इंसेक्ट रिपेलेंट लगाएं और आपको घर के अंदर रखें और वहाँ मच्छर ना आ सके, स्प्रे वगैरह करें आप, जो भी और सोर्स रिडक्शन करें। और जब आपको मच्छर नहीं काटेगा तो आगे ही नहीं ये फैलेगा। तो उसने आपसे मुझे अगर लगना है तो लगेगा मच्छर के ज़रिए, वो फीमेल मच्छर के ज़रिए। तो इसलिए उस तरह क्लोज कांटेक्ट का कोई इशू नहीं है, इकट्ठे बैठ के खाने का ये वो, लेकिन सफाई सुथराई का ताल्लुक है कि आपको मच्छर ना काटे और वो मुझे भी ना काटे बाद में, ताकि इसका ये साइकिल ब्रेक हो, वरना ये केसेस बढ़ते जाएंगे। कुदरती तौर पे तो जब सर्दियों में एंटर होंगे इसने वैसे ही खत्म हो जाना है। तो कोई भी अभी जो हालात हैं, लोग मुतासर होते चले जा रहे हैं, वो चीज़ जो है वो अलार्मिंग है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है और अब मुझे ये पूछना है कि हर दूसरे घर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनके लिए खुदा न खास्ता डेंगू हो जाए, उनको तो कितना खतरा है, उनको किस तरह से एहतियात करनी है। और इसके साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला भी शहर में जारी है, तो वो लोग, बहुत सारे लोगों ने हमसे सवालात भी ये किए थे कि जी वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं अगर उन्हें डेंगू हुआ है या कुछ अलामात ऐसी हैं। इस पर हम बात करते हैं, डॉक्टर साहब से इसके जवाब देंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हर घर में जी आपके हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ मौजूद हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, उनको क्या ज़्यादा एहतियात करनी है? खुदा न खास्ता अगर वो डेंगू का शिकार हो जाते हैं तो उनके लिए क्या ज़्यादा खतरा है? जाहिर है कि हर दूसरे जवान को लाहौर में ब्लड प्रेशर है, तकरीबन 30 से 35 लाख लोगों को शुगर है। तो वो शुगर की कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। लेकिन क्योंकि हम इन लोगों को एस्प्रिन देते हैं 2 डोज उनका, ताकि हार्ट अटैक या फालिज वो बंद कर दी जाए इन दिनों में, ठीक है, ताकि अगर डेंगू हो, और अपनी ब्लड प्रेशर को और शुगर को अगर पहले कंट्रोल नहीं है तो सख्त टाइट कंट्रोल रखें, ताकि अगर डेंगू हो तो उनकी रिकवरी बेहतर हो। वरना इस तरह अगर हाई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर में डेंगू की मोर्टेलिटी उतनी बढ़ जाएगी।
सही। तो डॉक्टर साहब, हमने जो पूरा तरीका इलाज आपने डिस्कस किया था, बताया था कि किस तरह से डेंगू पेशेंट्स का इलाज है, बच्चों में भी क्या इसी तरीका इलाज को फॉलो किया जाता है? बच्चों में थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें इसमें सारा कुछ है, इसमें फ्लूइड मैनेजमेंट है। ठीक है। देखें, इसमें जो वो 48 घंटे के लिए लीकिंग हो रही है उसको मैनेज करना है। ठीक है। बच्चों में वो लीकिंग थोड़े हिस्से में होती है लेकिन ज़्यादा होती है, इसलिए जाहिर है बच्चों को उनके बॉडी वेट के हिसाब से थोड़ा फ्लूइड दिया जाता है, आईवी, और उनमें भी डेक्स्ट्रॉन की मिकदार भी कम दी जाती है, बड़ों को ज़्यादा दी जाती है। इसलिए बच्चों को बेहतर मैं नहीं ट्रीट कर सकता, बच्चों का डॉक्टर ही कर सकता है, वो कभी भी मैं नहीं ट्रीट करूँगा। बड़ों को 10 साल से ऊपर सारे मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब की ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं कि अगर बच्चों को खुदा ना खास्ता देगी है तो उसको बच्चों के डॉक्टर के पास ही जाना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो टाइमली तशखीस, दूसरा मुस्तनद डॉक्टर जो कि आपकी बेहतर रहनुमाई करके फौरी तौर पर जो है वो आपका ट्रीटमेंट शुरू करके बीमारी को पकड़ सकता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बुशरा जी। बुशरा, क्या पूछना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है। जी जी पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जवेद अकरम से मेरा क्वेश्चन है कि मुझे 15-20 दिन पहले डेंगू हुआ था और मैं हमीद लतीफ़ से अपना ट्रीटमेंट लिया था और शायद आपको कॉल आ रही है। जी जी जल्दी से आप क्वेश्चन कर लीजिए जो पूछना आपने। जी, तो मुझे अब ये है कि मेरी लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन है और मेरे टॉप हेड पे बहुत पेन है और वीकनेस इस तरह है कि मुझे शेकिंग फीलिंग होती है, मेरी बॉडी शेक करती है। तो आई डोंट नो ये वीकनेस की वजह से है ये, लेकिन मुझे डेंगू होने से 1 हफ्ता पहले ये सिम्टम्स आ रहे थे, लेग्स में पेन और सर में दर्द होता है मेरे। ठीक है बुशरा, आपको डॉक्टर साहब बताते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये पोस्ट वायरल एस्थीनिया होता है। वायरस जब भी होती है, खासकर ये डेंगू की, उसके कम से कम 6 हफ्ते बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, बहुत ज़्यादा हेडेक रहती है, बहुत ज़्यादा। इनको चाहिए अपनी न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल करें और थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी करें, इंडोर ही करें। फ्लोर एक्सरसाइजेज बेहतर हैं, आउटडोर करेंगे तो ज़ाहिर है आजकल अवॉइड करना चाहिए। तो ये करें तो इंशाल्लाह वंस शी इज़ ओवर डेंगू, तो अब तो रिकवरी स्टेज पे है, तो इनको अपनी न्यूट्रिशन और अपनी फिजिकल एक्टिविटी बहाल करनी चाहिए। ठीक है जी बुशरा, आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया आपको क्या करना है। डॉक्टर साहब, आजकल कोविड वैक्सीनेशन लग रही है, ये जिस तरह अब हमारे सामने बुशरा है, इनको कोविड हुआ, सॉरी डेंगू हुआ, अब ये क्या वैक्सीनेशन करा सकती हैं? कितना गैप होना चाहिए? हम ये कहते हैं कि इनकी रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। 6 वीक से पहले नहीं लगाएं, आफ्टर 6 वीक्स लगाएं पहली डोज। अगर इनको 1 डोज पहले लग चुकी है तो फिर 2nd डोज को भी डिले कर दें फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स। ठीक है, तो ये उन पेशेंट्स के लिए है क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें अगर डेंगू हो चुका है तो वैक्सीनेशन हम करा सकते हैं या नहीं करा सकते, तो उनके लिए डॉक्टर साहब ने ये बता दिया कि वो वैक्सीनेशन कितने दिनों बाद करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सेल्फ मेडिकेशन की मैं बात करना चाहूँगी। हम लोग सोशल मीडिया पर और घर में जब बुखार हुआ तो मेडिसिन खुद से लेना शुरू कर देते हैं, ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आम है, डॉक्टर के पास हम टाइमली नहीं जाते हैं। कैसे देखते हैं आप इस? हमने देखें पपीते के जितने दरख्त हैं उनको गंजा कर दिया हुआ है, ठीक है, वो बिक भी रहे हैं पत्ते, आपको पता है। हमने आदमियों को भेड़ बकरी बना दिया हुआ है। मेरा ख्याल है कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये काम करते हैं। इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ें, ये टोटकों में बिल्कुल नहीं जाएं, एविडेंस बेस्ड करें। देखें, आप अपना घर पे रहें। अगर आपको बुखार है, सारे डेंगू के मरीज़ हॉस्पिटल चले गए, वो भी नहीं ठीक। जनरल प्रैक्टिशनर को भी ये चाहिए कि वो मरीज़ को ज़रूर ट्रीट करे उस वक्त तक जब तक कि वो कर सकता है। ठीक है। जब खुदा ना खास्ता आपके प्लेटलेट्स एकदम रैपिडली फॉल करते हैं, 50,000 से कम रह जाते हैं और आपका हेमाटोक्रिट 10% बढ़ जाता है, यानी अगर 38 है तो एकदम 48 हो जाता है, ये वो पेशेंट हैं जिनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट में हमें देखना है। इन मरीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना है। ये खुद भी अपने आप को आइडेंटिफाई कर लें, घर घर वो अपने CBC करा रहे होते हैं, ठीक है कराएं, लेकिन ये वार्निंग साइंस हैं। ठीक है। और अगर उनके पेट में दर्द है, जिगर वाली साइड पे दर्द है, तो जिगर इन्वॉल्व हो रहा है, जिगर बढ़ रहा है, फ़ौरन हॉस्पिटल जाएं। इसमें सबसे ज़रूरी है कि इन मरीज़ों को आइडेंटिफाई करना जो डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में जा रहे हैं, हमें इनमें कॉन्सेंट्रेट करना है।
इनकी ज़िंदगी बचानी है। ठीक है। जो आम डेंगू के मरीज़ हैं वो घर पे ही इलाज हो सकता है और वो ठीक हो सकते हैं, वो कुछ भी नहीं लें तो वो ठीक हो डॉक्टर साहब जाएंगे। हमारे पास वक्त कम है तो इसी नोट पे मुझे आपसे इजाजत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, तो प्लीज़ इन पर अमल कीजिए क्योंकि आपकी सेहत से आगे कुछ नहीं है। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।